हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मीन्स एक्चुअली इसका नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। तो फर्स्ट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन. What is a part of management discipline? HRM, Human Resource Managers are the part of management discipline. ये अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, अपने आप में एक डिसिप्लिन होता है और इसके ऊपर स्टडी अलग से नहीं होती है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब इटसेल्फ है। क्योंकि जब मैनेजमेंट होता है उसके बाद सबसे पहले रिक्रूटमेंट जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का होता है और उसी के बाद में बाकी के एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट होता है। इसलिए इसको हम मैनेजमेंट से अलग करके नहीं समझ सकते और ये पूरी तरह से मैनेजमेंट के कंसेप्ट और उसके प्रिंसिपल्स को ही एनालिसिस करता है। सेकंड दिया है यूनिवर्सल एक्सिस्टेंस, मीन्स इट इज़ एवरीवेयर। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें तो वहाँ आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिलता ही है, मतलब यहाँ ह्यूमन रिसोर्स भी है और ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर्स भी मिलेंगे। दैट माइट बी पॉसिबल इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वेरी स्मॉल साइज, तो वहाँ पर फिर जो रिक्रूटमेंट है वो जनरली जो कंपनी के ऑनर होते हैं या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो करते हैं, बट दैट टाइम दे प्ले अ रोल एज अ HR मैनेजर. सो इट इज़ अ परवेसिव इन नेचर, इट इज़ एवरीवेयर इन वर्ल्ड. थर्ड इज कंसर्न विद पीपल. जो HRM है इट इज़ ऑल अबाउट पीपल और ये लोगों के लिए ही काम करता है, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो या ग्रुप्स के लिए हो। तो जो एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ असाइन करना है, एम्प्लॉयज़ कितना प्रोडक्शन करेंगे, इन्हीं को एनालिसिस करता है। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी डिस्कस तब करेगा व्हेन इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयज़, लेबर्स। अदरवाइज वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ के बारे में ही एनालिसिस करता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ डेवलप होंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंपनी इंप्रूव होगी, कंपनी एनहेंस करेगी, बिजनेस एनहेंस होगा एंड फाइनली इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड, द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल. फोर्थ, दैट इज एक्शन ओरिएंटेड. जो ह्यूमन रिसोर्स होता है दैट इज टोटली एक्शन ओरिएंटेड. मीन्स लाइक मशीन्स होती है, यू नीड टू स्टार्ट द मशीन, बट इन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ओनली यू कैन परफॉर्म दिस टास्क. दैन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनसे काम कराना, उनके रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड करना, ये सभी HR मैनेजर का ही फंक्शन होता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड. द फिफ्थ पॉइंट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. कंपनी के जो एम होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट इज़ ऑलवेज अ म्यूचुअल. जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें मोटिवेट करना कि आप अगर परफॉर्म करेंगे, आप कंपनी में अच्छा काम करेंगे, यू विल अचीव यूर ऑन गोल. तो इस तरीके से कंपनी का भी गोल अचीव होगा. लाइक इफ़ यू आर परफॉर्मिंग इन अ फील्ड, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अच्छा माल बेच रहे हैं, and you are selling the product of a company in a market, that means you are achieving your goal. और अगर आपका गोल अचीव होगा तो कंपनी का भी गोल अचीव होगा और इस तरह से कंपनी आपको भी बेनिफिट देगी, चाहे वो इंसेंटिव हो, सैलरी इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो. Then integrating mechanism. This is the sixth nature of the HRM. HRM tries to build and maintain cordial relation between people, मतलब एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जनरली ऑर्गेनाइजेशन दो पार्ट्स में बढ़ जाती है. जब भी कुछ इशू होता है, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर मीन्स द ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इनके बीच के जो रिलेशंस होती है उसमें हार्मोनियस रिलेशंस क्रिएट करने का काम भी HR मैनेजर का होता है और वो उनके गोल सेट करता है और मैनेजमेंट से मीटिंग करता है, दैन अगेन लेबर के पास में जाता है, एम्प्लॉयज़ के पास में जाता है. सो इट वी कैन ऑल्सो से दैट इट्स अ मीडिएटर, ही इज़ अ मीडिएटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द सेवन्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड. ये ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए काम करता है. एंड सी अगर एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो रहा है तो फाइनली इससे एडवांटेज कंपनी को भी मिलता है और एम्प्लॉय को तो मिलता ही है उस टाइम भी, और कल को जब वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएगा तो वो अपने स्किल्स वहीं तो नहीं छोड़ जाएगा, वो साथ में ही कैरी करके जाएगा जो उसमें स्किल्स आ गई हैं, जो उसका डेवलपमेंट हो गया है. तो एडवांटेज उसको भी मिलता है और जब तक वो कंपनी में रहेगा वो कंपनी को बेनिफिट पहुंचाएगा और इससे उस एम्प्लॉय के टैलेंट का फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलेगा.
फॉर इट द पॉइंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। एचआरएम ऐसा नहीं है कि आज कंपनी बनी है तो आपने लोगों को रिक्रूट कर दिया और अब काम ख़त्म हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। कंपनी जब तक है, जब तक नहीं हो जाती है, या जब तक इवन बंद होने के बाद भी सेटल डाउन करने के लिए एचआर के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोसेस है। सिर्फ ये नहीं कि एक दिन का 2 दिन का काम हो गया और एचआर मैनेजर को आपने रवाना कर दिया। कंपनी के एम्प्लॉयज़ को लगातार आना जाना चलता रहता है, इसलिए हमें एचआर के लोगों को जो रखना ही पड़ता है। हमें लोगों को रिक्रूट भी करना पड़ता है, हमें लोगों का प्रमोशन, डिमोशन, उनके इंसेंटिव, उनके लिए प्लान्स करना, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए करना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एचआर मैनेजर का, तो हमें उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहती है। द नाइन्थ पॉइंट इज कंप्रहेंसिव फंक्शन। अब इस एचआर मैनेजर का रोल सिर्फ एक ऑफिस तक सीमित नहीं होता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो जनरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही लोगों को एंटरटेन करता है ज़्यादातर। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी वो फाइनेंस मैनेजर है तो जनरली वो एंटरटेन कर रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों को। ठीक है, ही इज़ इंटरेक्टिंग विद अदर्स ऑल्सो। लेकिन एचआर मैनेजर का तो इन्वॉल्वमेंट हर जगह होता है। जिस भी डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ पर एचआर मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट होगा ही। और एचआर तो ह्यूमन रिसोर्स तो लेबर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ तो हर डिपार्टमेंट में होते हैं, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, या सेल्स हो, मार्केटिंग, हर जगह एम्प्लॉयज़ हैं, इसलिए उसका इन्वॉल्वमेंट भी हर जगह रहता है। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कोप। स्कोप मीन्स कहाँ कहाँ इसके अपॉर्चुनिटीज़ होती है, कहाँ कहाँ इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग। जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के पहले हमें देखना होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हमें पड़ेगी। हमें एट प्रेजेंट में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ना हो, लेकिन हम जब प्रोडक्शन करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर, मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट्स में हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। तो ये एम्प्लॉयज़ का शॉर्टेज ना हो या एक्सेस ना हो। शॉर्टेज इन द सेंस हमें रिक्वायरमेंट है 200 एम्प्लॉयज़ की और हमने अगर रिक्रूट करें सिर्फ 180, तो वो 20 लोग जो कम हैं उनका काम कैसे मैनेज हो पाएगा। एक्सेस में ये होता है कि हमें रिक्वायरमेंट है 200 लोगों की, हमने 220 लोगों को रख लिया, तो 20 लोगों को हम एक तरह से फ्री में बैठा के सैलरी तो देंगे नहीं। तो इस सिचुएशन में भी एक्सेस भी कंपनी के लिए लॉस वाला सिचुएशन होता है, और सेम शॉर्टेज वाली सिचुएशन भी कंपनी के लिए लॉस वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि प्रोडक्शन सफ़र करेगा तब तक प्रोडक्शन, सेल्स या मार्केटिंग, जहाँ एम्प्लॉयज़ की कमी है वहाँ पर हमें दिक्कत आएगी। सेकेंड स्कोप है जॉब एनालिसिस डिज़ाइन। ये भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज़ आते हैं उसके पहले उनका जॉब डिज़ाइन किया जाता है, जॉब एनालिसिस किया जाता है कि किस एम्प्लॉय का क्या रोल रहेगा, और इसको बहुत प्रॉपर वे में एनालिसिस किया जाता है और उसको एक्सप्लेन किया जाता है जिससे कि कन्फ्यूज़न ना रहे। अदरवाइज़ 2 एम्प्लॉयज़ का अगर आपने रोल क्लियर नहीं करा है तो उनमें आपस में इश्यूज़ हो सकते हैं, उनके जॉब टास्क में कन्फ्यूज़न हो सकता है बिकॉज ऑफ सम जॉब एनालिसिस न करने पर। तीसरा स्कोप है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये हमने टॉपिक पहले भी डिस्कस करा था कि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करना रहता है, उसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है, पेपर में ऐड देना, दैन कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, किस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, उसको एनालिसिस करना। एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि रिक्रूटमेंट जब हम करते हैं तो हम सभी एम्प्लॉयज़ को सभी कैंडिडेट्स को इन्वाइट करते हैं टू अप्लाई हेयर। लेकिन जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हम उसमें से जो राइट कैंडिडेट होता है उसको ही सिलेक्ट करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस। ये मैं आगे जाकर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन टॉपिक पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड विल डिस्कस इट लेटर। देन ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन कराया जाता है कंपनी में, उन्हें कहाँ बैठना है, उनके क्या टास्क हैं, बाकी एम्प्लॉयज़ के बारे में उनको इंट्रो कराया जाता है, मिलाया जाता है, उनकी हायरार्की, उनके बॉस कौन हैं, उनका जूनियर कौन है, उनके सीनियर कौन है, इन सब से उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है। दैन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम डिसाइड करना, तो वहाँ भी एचआर मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट होता है।
जो फ्रेशर्स होते हैं स्पेशली उनको तो कंपनी के माहौल से अवगत कराना रहता ही है, लेकिन बहुत से जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी और कंपनी के एम्प्लॉयज़ जिनको हमने अब हायर कर लिया है, उन्हें भी हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है। और एचआर मैनेजर का एक ये रोल भी होता है कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव से उनका डेवलपमेंट हो, जिससे कि हम उनसे भी अच्छा रिटर्न ले सकें, और कंपनी इसमें भी अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। परफॉर्मेंस अप्राइजल, हर एम्प्लॉय का 1 साल में एक बार परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है। आजकल तो कंपनीज 6-6 महीने में भी परफॉर्मेंस अप्राइजल करती हैं, और हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही ये काम होता है, और इसी बेस पर उन्हें एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन दिया जाता है, इंसेंटिव, इंक्रीमेंट, ये सारे, इवन डिमोशन ऑल्सो, ये सब इसी बेस पर डिसाइड किया जाता है। कंपनसेशन प्लानिंग और रेन्यूमरेशन होता है, तब भी एचआर मैनेजर का उसमें रोल होता है कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देंगे, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, किस जॉब में कितनी सैलरी देनी चाहिए, क्या टास्क होगा, वो कितना परफॉर्म कर रहा है, उसका एचआरए, उसका टीए, डीए, ये सारे अलाउंसेस वगैरह, बेसिक सैलरी, ये सब भी डिसाइड एचआर मैनेजर करता है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को समय समय पर हमें मोटिवेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो परफॉर्म करना बंद कर देता है। कुछ लोग तो एक्टिव होते हैं, सेल्फ स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ को हमें किक मारनी पड़ती है, दैन ओनली दे स्टार्ट वर्किंग। तो उन्हें टाइम टाइम पर उनके इंसेंटिव प्लान्स बनाकर, उनको सर्टिफिकेट्स दे के, उनके लिए क्लैपिंग करा के, उनका परफॉर्मर में नाम दे के हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। उनके वेलफेयर के लिए, उनके हेल्थ सेफ्टी के लिए भी हमें एनालिसिस करना रहता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ इश्यूज़ ना हो, लाइक सेफ्टी के लिए जो वो में रखते हुए हमेशा ये ध्यान दिया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे कि वो सेफ़ वे में काम कर सकें, उन्हें कुछ चोट नहीं लग जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, क्योंकि फाइनली इससे फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होती है और कंपनी को भी होती है। अगर उसको लग गई है और एक्सीडेंट हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, देन कंपनी को कंपनसेट भी करना पड़ता है, उसकी फैमिली भी परेशान होती है। तो मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ और सेफ्टी, यहाँ भी एचआर मैनेजर का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 2 ग्रुप होते हैं, एक तरह से एक मैनेजमेंट होता है जिसको एम्प्लॉयर भी बोला जाता है, और दूसरा पार्ट होता है लेबर्स, एम्प्लॉयज़। उस दोनों ग्रुप के बीच में रिलेशंस हार्मोनियस हो, इसकी कोशिश हमेशा मैनेजमेंट को करना पड़ता है, एचआर मैनेजर्स को स्पेसिफिकली। एंड इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक्स नहीं हो, लॉकआउट्स नहीं हो, क्योंकि स्मूथ वर्किंग नहीं हो पाती अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसकी कोशिश भी एचआर मैनेजर को ही करना रहता है।